नमः संस्कृताय। रीट 2021 का न्यू अपडेट जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर है। इस नए सिलेबस में पहले जो सिलेबस था उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं और किस तरीके का अब जो है परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, उन सभी बिंदुओं को लेकर के आज की ये परिचर्चा क्लास जो है वो शुरू की जा रही है। और आज ही से जो है नए पाठ्यक्रम को आधार मान करके पूरा जो आपका रीट का कोर्स है वो नए अपडेट के साथ में जो है वो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है वेद एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबसे पहले तो हम एक बार जो आपके सिलेबस हैं, जो नए अपडेट आए हैं सिलेबस को लेकर के, उन सब की परिचर्चा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की। और रीट लेवल फर्स्ट में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो हमारी चर्चा है 1 से 5वीं तक के क्लास की। तो रीट लेवल जो फर्स्ट है इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को देंगे। और यहाँ जो लेवल फर्स्ट है तो लेवल फर्स्ट में भी आप जो हैं 2 जगह भाषा का चयन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का चयन आप 2 जगह कर सकते हैं। या तो आप भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत ले सकते हैं, या फिर आप भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत ले सकते हैं। अब यहाँ सेकंड और फर्स्ट का यद्यपि सिलेबस लगभग एक ही है, लेकिन कुछ माइनर बिंदुओं को लेकर के यहाँ अंतर भी है। तो आज इस अंतर के बारे में भी चर्चा करेंगे, और कौन सा आपका जैसे भाषा आप फर्स्ट लोगे तो आपके लिए सही रहेगा या सेकंड लेते हो तो आपके लिए सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न आपके 30 आने वाले हैं, और 30 प्रश्नों के जो प्रश्नांक हैं, प्रश्नों के जो अंक हैं वो भी आपके कितने हैं, 30। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का एक ही अंक होगा। अब यहाँ देखिए, जो आपका भाषा फर्स्ट है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रीट लेवल फर्स्ट, जिसमें जो भाषा फर्स्ट है इस भाषा फर्स्ट का सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस की चर्चा करें तो देखिए, प्रथम बिंदु जो है इस बिंदु में स्पष्ट कर दिया गया है, एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधितः प्रश्नाः। एक आपके सामने अपठित गद्यांश होगा। अपठित का मतलब है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गद्यांश आपका छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की किताबों से हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपठित होगा कहीं से भी, किसी भी विषय वस्तु को लेकर के वो गद्यांश आपका बनाया जा सकता है। गद्यांश का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आपको एक पैराग्राफ जो है वो स्टडी करने के लिए दिया जाएगा, आप उसको भली प्रकार से आप उसको समझें, ये संस्कृत में होगा। और फिर इससे संबंधित अप्रोक्स आपको 5 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 5 प्रश्न होंगे जो इस गद्यांश से संबंधित ही होंगे। अब गद्यांश से संबंधित कैसे होंगे, मतलब इस गद्यांश में जो वाक्य हैं और उन वाक्यों में जो शब्द हैं, इन शब्दों में से ये पूछ लेंगे कि अमुक शब्द में विभक्ति कौन सी है, अमुक शब्द में संधि कौन सी है, अमुक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अमुक शब्द में उपसर्ग कौन सा है ना। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरी तरफ से एक सलाह तो आपको ये है मेरी तरफ से, कि आप पहले ये आगे आने वाले जो 5 आपके प्रश्न होंगे जो गद्यांश से संबंधित होंगे, पहले आप इन प्रश्नों को पढ़ें और उसके पश्चात आप जो है वो गद्यांश को पढ़ें। उससे क्या होगा कि प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा, तो जैसे ही आप गद्यांश पढ़ोगे तो जैसे ही उस शब्द पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बन रहा है। और कभी-कभी ये होता है कि पाँचों के पाँचों प्रश्न आप पढ़ने से ही आंसर दे सकते हो, गद्यांश पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। कैसे मतलब नहीं है? जैसे मान लो ये पूछ ले कि स्वागतम में कौन सी संधि है, उपकृष्णम में कौन सा समास है, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, रामस्य में कौन सी विभक्ति है, और ये कहें कि संबोधन में राम शब्द का क्या रूप बनेगा। अब ऐसे प्रश्न अगर वो पूछ रहा है जिनके आंसर आप सीधे ही दे सकते हो, केवल आपको माइंड को घुमाने के लिए या आपका समय व्यर्थ करने के लिए ही जो है वो पैराग्राफ जोड़ा गया है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे, आपका समय बचेगा।
और अगर आप पहले पढ़ोगे, मान लो इससे संबंधित भी प्रश्न हैं, तो पहले प्रश्न पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आप जो है एक ये तरीका बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। अब देखो इससे संबंधित क्या-क्या प्रश्न होंगे। अपठित गद्यांश मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, जिससे संबंधित कोई भी शब्द है उसका शब्द रूप पूछ लिया जाए। भाई जैसे जो भी शब्द रूप लिखा हुआ है, भाई कौन सी विभक्ति का है या कौन सा वचन है। धातु रूप पूछा जा सकता है कि कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। कारक पूछा जा सकता है, विभक्ति पूछी जा सकती है, कारक के अकॉर्डिंग विभक्ति पूछी जा सकती है। जैसे आपको पता होगा कारक हम पढ़ते हैं, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, भय के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो भी आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। उपसर्ग पूछा जाएगा, प्रत्यय पूछा जा सकता है, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य इत्यादि, संख्या ज्ञान। यहाँ देखो ये सारी चीजें जो ऊपर हैं ये तो पहले भी थी। नया जो टॉपिक जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है, संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम का मतलब यहाँ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनके संस्कृत में उनको क्या कहा जाता है। जैसे इमेजिन दैट 45 को संस्कृत में क्या कहा जाता है, 60 46 को क्या कहा जाता है ना। तो ऐसे कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं चतुर्दश, इन माहेश्वरी सूत्रों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, अवयवों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, है ना। तो आपको जो है एक तो ये संख्या ज्ञान जो है यहाँ पे ये अलग से जोड़ा गया है, बाकी बिंदु वही है। तो पहला जो आपका 5 नंबर का चैप्टर है, प्रथम बिंदु है, इससे संबंधित इसमें ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है कि कैसे क्या होगा, बस आपको करना क्या है, आपको संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव, विशेषण, विशेष्य, कारक, धातु रूप, शब्द रूप, शब्द ज्ञान, माहेश्वर सूत्र, अवयव, संख्या ज्ञान, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। अब उसके बाद में गद्यांश कैसा भी आए, उसमें कैसे भी रूप हो, आप उनका चयन सही तरीके से कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हैं, वो गद्यांश पढ़ने से नहीं आएगा, उसके लिए आपको व्याकरण के ये टॉपिक पढ़ने होंगे। अब देखो सेकंड की बात करें, सेकंड आपका बिंदु है, इसमें क्या कहा गया, एकम अपठितम गद्यांशम। एक अपठित ही गद्यांश आएगा, लेकिन यहाँ जो गद्यांश आएगा वो राजस्थान से संबंधित आएगा। अब वो राजस्थान से संबंधित आए या भारत से संबंधित आए, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें करना क्या है, वो एक ग्रामेटिकल पोर्शन के प्रश्न करना है। इतिहास से संबंधित हो सकता है, कला से संबंधित हो सकता है, संस्कृति से संबंधित हो सकता है। आदि नाम आधारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधिना प्रश्नाः। तो प्रश्न क्या क्या होंगे, देखो क्रिया पद का चयन, कोई पूछ ले वाक्य में कि क्रिया कौन सी है, कौन से लकार की है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ठीक है। क्रियापद का चयन करवा सकता है, वचन पूछा जा सकता है, लकार पूछा जा सकता है, लिंग पूछा जा सकता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में से, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है। प्रश्नाः, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे बता दिया जाए कि वाल्मीकि जो है वो तमसा नदी के तट पे तपस्या कर रहे हैं। अब यहाँ ये पूछ ले प्रश्नों में कि वाल्मीकि कौन सी नदी पे जो है तपस्या कर रहे हैं तट पे, तो आप बताओगे तमसा नदी, है ना। तो कहने का मतलब है एक दो प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो गद्यांश को पढ़ने से ही आएंगे और उनमें कोई व्याकरण इत्यादि के लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। विलोम शब्द होंगे, ठीक है। लकार परिवर्तन, कोई शब्द है जैसे पठती शब्द है लोट लकार में बनता है, पठिष्यति आपका लृट लकार में बन जाता है, अपठत लंग लकार में बन जाता है, पठेत विधिलिंग लकार में बन जाता है ना। ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। और वहां 10 लकारों में केवल 5 लकार आपके सिलेबस में है, लट, लंग, लृट और विधिलिंग लकारेशु। यहाँ देखो आप, लट है, लंग है, लिट है और विधिलिंग लकार है। लेट लकार को भी हटा, लेट लकार तो होता ही नहीं है, वेदों में प्रयुक्त होता है वो तो आपकी केवल ये 4 ही लकार यहाँ पे जो है जोड़े गए हैं। अब देखो लोट लकार को भी हटा दिया गया है यहाँ से। संस्कृतानुवाद, तीसरा बिंदु जो है, इससे भी 5 प्रश्न होंगे। संस्कृत अनुवाद होगा जिसमें हिंदी में कोई वाक्य देकर के संस्कृत में उसका अनुवाद,
वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार का पूछा जाएगा। प्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम और संस्कृत सुक्तयः, कोई भी संस्कृत की सुक्ति दे करके, सुक्ति का जैसे आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसे कोई भी सुक्ति दे करके बीच में से किसी शब्दों को हटा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकता है। कोई भी वाक्य दे करके उसमें अशुद्धि संशोधन से संबंधित बात हो सकती है, प्रश्न निर्माण करवा सकता है, वाच्य परिवर्तन हो सकता है। इससे संबंधित आपके कितने होंगे? 5 आपके प्रश्न होंगे और उन्हीं 5 प्रश्नों में आपको ये 2 बिंदु भी इंक्लूड कर लेनी है। एक तो संस्कृत शिक्षण की जो विधियां हैं, अब वो विधि चाहे तो वो व्याकरण की हो सकती हैं, वो विधि गद्य की हो सकती हैं, वो विधि पद्य की हो सकती हैं, नाटक की हो सकती हैं, अनुवाद की हो सकती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो विधियां किसी भी चैप्टर से संबंधित हो सकती हैं। और संस्कृत भाषा शिक्षण का सिद्धांत जो है, एक रूपता का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये जो भी सिद्धांत संस्कृत भाषा के मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हैं और नए कोर्स में भी और विस्तृत हम इनको पढ़ाएंगे, तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः, संस्कृत भाषा का जो कौशल है, तीसरा बिंदु है आपका, इसमें क्या है? विकास, यानी श्रवण का विकास कैसे हो सकता है, इसमें बाधा कौन कौन सी है, श्रवण कहते किसे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इनकी चर्चा। और सेम ऐसे ही चर्चा संभाषण की, पठन की और लेखन की, इससे संबंधित परिचर्चा होंगी। इसी के साथ में संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि पाठ्यपुस्तकानि संप्रेषण साधनानि, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, संस्कृत पढ़ाने, संस्कृत की भाषा को सिखाने में कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से संस्कृत को याद करवाया जा सकता है, संस्कृत के नियम किस विधियों से याद करवाए जा सकते हैं, उनसे संबंधित बातें यहाँ पे होंगी। संस्कृत भाषा शिक्षण, 5वां आपका बिंदु है, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिना प्रश्नाः, देखो यहाँ क्या होगा, मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होंगे, मौखिक परीक्षा से संबंधित, लिखित परीक्षा से संबंधित प्रश्न, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ से संबंधित प्रश्न होंगे आपके 5। तो इस आधार पे जो है हम कह सकते हैं कि ये आपका सिलेबस, इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि ये सारे के सारे टॉपिक पहले भी थे, केवल यहाँ हम ये कह सकते हैं जो संख्या ज्ञान एक टॉपिक है, ये एक अलग से दिया गया है ना। तो ज्यादा देखो, अब मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक बिंदु से 5-5 प्रश्न होंगे, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिएगा 5 प्रश्न यहाँ से हैं, 5 प्रश्न यहाँ से हैं और 5 ही यहाँ से हैं, 5 ही यहाँ से हैं और 5 ही यहाँ से हैं, तो कितने हो गए? 5 का 20 प्रश्न आपके एवरेज तौर पे ऐसे हो रहे हैं। अब बच गए आपके 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्न कैसे बचे हैं? तो 10 प्रश्न ऐसे बचे हैं ये कि जैसे मान लो ये जो 10 प्रश्न हैं, 5 और 5, ये वाले, अब यहाँ देखो नीचे भी जो है यहाँ आपको शब्द रूप धातु रूप से संबंधित एक एक प्रश्न है और यहाँ प्रत्येक टॉपिक से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ जैसे मान लो 5 हैं, इसकी जगह 7 भी हो सकते हैं, 2 प्लस यहाँ भी हो सकते हैं। और मान लीजिएगा जैसे यहाँ भी ये 2-2 टॉपिक हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न होंगे और यहाँ से भी प्रश्न होंगे, तो एवरेज तौर पे तो 20 प्रश्न होंगे, ठीक है। ये आपके 4 बिंदु हैं जहाँ से 20 प्रश्न है। अब प्रश्न आएंगे आपके 30, तो ये जो 10 प्रश्नों का खेल है, इसमें से 5 प्रश्न तो किसके बढ़ेंगे? आपके ये जो ये वाला चैप्टर है, इसमें 5 प्रश्न बढ़ेंगे आपके, ठीक है, और 5 प्रश्न आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में बढ़ेंगे। तो ये तो हुआ आपका भाषा फर्स्ट का सिलेबस, जिसमें अब आपको करना क्या है, आपके जैसे मान लो ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस से पढ़ना है। हमें संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, संज्ञा प्रकरण के अलावा शब्द रूप पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ने हैं, कारक पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास सर्वनाम विशेषण संख्या, ये सारी चीजें पढ़नी है, अवयव पढ़ने हैं। अब इसी के साथ में क्रियापद का चयन, ये एक एक जितने जितने मैंने मार्क किए हैं ना, ये सब अलग अलग अपने आप में टॉपिक है ना। तो इन टॉपिकों को आपको पढ़ना है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आपके 30 प्रश्न हैं, इन 30 प्रश्नों में से यहाँ के लिए आपको कम से कम 17 टॉपिक पढ़ने हैं और यहाँ आपको जो है कम से कम 10 टॉपिक पढ़ने हैं। 10 टॉपिकों में आपका ये काम हो जाएगा। 10 टॉपिकों से संबंधित शिक्षण विधियों में आपको पढ़ना है
और 17 टॉपिक आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के पढ़ने हैं, है ना। ऐसे कुल मिला के 27 टॉपिक पढ़ने हैं, जहां से आपको 30 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक इतने कोई टफ नहीं है, छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से यहाँ हम प्रश्नों को सही कर सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहूंगा कि भाषा फर्स्ट का जैसे हमने सिलेबस सुना है, हमने अभी चर्चा की है किसकी, इस वाले सिलेबस की, बीएसटीसी लेवल फर्स्ट में भाषा फर्स्ट के रूप में। लेकिन अगर हम फर्स्ट में हिंदी ले लेते हैं और हम अगर सेकंड के अंदर संस्कृत का चयन करते हैं तो हमारे सामने क्या पेपर रहेगा, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं साथ ही में। तो देखिए, सेकंड जो आपका पेपर भाषा लेवल फर्स्ट में सेकंड भाषा जो है उसके रूप में अगर संस्कृत का चयन करते हैं तो देखिए क्या सिलेबस है, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं हम। ये देखो, मैंने एक बार चर्चा की भी है इससे संबंधित, शायद इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं, इरेज कर देता हूं मैं। अब ये भी आपको लगभग सेम सा दिख रहा है, जबकि सेम नहीं है, काफी अंतर है इस सिलेबस में और उस सिलेबस में। और मैं अभी आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, दोनों में से आपको कौन सा सिलेबस लेना चाहिए, इसकी चर्चा भी हम अभी कर लेते हैं। और क्या अंतर है उनको भी हम समझेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए, ये वही लेवल फर्स्ट है, कक्षा 1 से 5वीं तक का सिलेबस है आपका। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है, भाषा वो फर्स्ट थी और ये भाषा द्वितीय है ना। तो द्वितीय भाषा का मतलब है जो लेवल फर्स्ट है, इसमें दो जगह भाषा फर्स्ट के रूप में हम अगर संस्कृत लेते तो ऊपर जो मैंने पढ़ाया है वो सिलेबस आपको लेना पड़ेगा। और अगर हम भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत का चयन करते हैं तो अब जो हम चर्चा करेंगे वो सिलेबस आपका रहेगा। तो देखो क्या है, प्रश्न आपके वही 30 हैं और नंबर भी आपके 30 हैं, लेकिन अंतर क्या है देखो, एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिता प्रश्नाः। एक अपठित गद्यांश होगा, पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ से संबंधित आपको जो है व्याकरण से संबंधित क्या करने हैं, प्रश्न करने। कौन कौन से प्रश्न करने हैं, देखो, शब्द रूप करने हैं, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग। यहां तक मामला वही था जो ऊपर है, लेकिन इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें, वहां केवल संख्या ज्ञान था, यहाँ संख्या ज्ञान और समय ज्ञान दोनों विशेष जोड़े गए हैं। तो क्या क्या जोड़ा गया है, पहले वाले बिंदु में एक तो समय ज्ञान, घड़ी में जैसे कितने बज रहे हैं, 2:15 को क्या कहेंगे, 12 बजे को क्या कहेंगे, 3 बजे को क्या कहेंगे, ये। और एक संख्या ज्ञान, संख्या ज्ञान, ठीक है। तो संख्या ज्ञान लगभग 1 से 100 तक के शब्दों का आपका होगा। और घड़ी में जो अपन टाइम देखते हैं वो आपको टाइम बताना। ये दो टॉपिक अलग से हैं, बाकी वो ही है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, संख्या ज्ञान और समय ज्ञान एक ऐसे टॉपिक हैं जो हम 30 क्लास के बच्चे को भी पढ़ाएं तो वो भी 2 मिनट में सीख जाए, इतने इजी टॉपिक हैं, है ना। तो यहाँ आपको कोई घबराना नहीं है कि इसमें दो चीजें प्लस हो रही हैं, ये तो ज्यादा टफ है, टफ नहीं है। अब इसके सिलेबस को देखेंगे, ये उससे सरल ही निकलेगा, देखना आप। दूसरा देखो, एकम अपठितम पद्यांशम, देखो एक अंतर ये आपको मिल गया, पद्यांशम, उसमें तो दोनों ही गद्यांश थे, इसमें एक पद्यांश है। पद्यांश का मतलब क्या होता है, श्लोक। तो यहाँ ध्यान रखना, गद्यांश को पढ़ के आंसर देना कठिन होता है, श्लोक को पढ़कर आंसर देना सरल होता है। क्यों, क्योंकि श्लोक जो होता है वो 4 लाइनों का ही होता है, एक तो टाइम बच जाएगा, एक जरूर इससे संबंधित छंदों का प्रश्न जरूर होगा जो कि ऊपर पद्यांश में नहीं होगा, भाषा पृष्ठ में नहीं आएगा, छंद का प्रश्न जरूर आएगा, तो एक नंबर भी ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ हम एक नंबर एक ट्रिक से ही कर लेंगे, क्योंकि छंद कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है।
तो एक तो छंदों का टॉपिक हमें यहाँ मिलेगा जिसमें से एक प्रश्न हमारा बिल्कुल सही होने वाला है, तो एक तो ये प्रॉफिट है। पद्यांश मिलेगा, श्लोक मिलेगा जो जल्दी पढ़ा जा सकता है, जल्दी समझा जा सकता है, सरल होगा, तो यहाँ ये भी फायदा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ऊपर वाले में तो दोनों ही बिंदु टफ लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो दूसरा बिंदु है ये थोड़ा सा हमें इजी लग रहा है। अब देखो श्लोक होगा जो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति आदि आधारित कृत्य जो है निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। मतलब ये श्लोक होगा वो राजस्थान से संबंधित इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित भी हो सकता है। देखो क्या क्या होंगे इसमें, संधि, ऊपर भी संधि की चर्चा की गई है, समास, कारक, प्रत्यय, मैंने बताया था ना छंद, छंद आ गए, लकार संबंधिना प्रश्न, हाँ लकार संबंधी प्रश्न उसमें भी थे, विशेष्य विशेषण संबंधी, लिंग संबंधिना प्रश्न, ये सारे प्रश्न यहाँ पे होंगे। प्लस पॉइंट क्या निकला, हमें यहाँ पे छंदों का टॉपिक जो कि बहुत इजी है, जिसको पढ़ करके हम हंसते हंसते एक नंबर ले सकते हैं, ये मौका हमें केवल भाषा सेकंड लेने में मिलेगा, भाषा फर्स्ट में हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक ध्यान रखना है। बिंदु नंबर 3, संस्कृतानुवाद, संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है, नॉर्मल हिंदी का वाक्य देख करके उससे संबंधित पूछा जाएगा। स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, संध्यक्षर कौन से हैं, समानाक्षर कौन से हैं, स्पर्श कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, क्या क्रम है, क्या सीक्वेंस है ना, उच्चारण स्थान, कंठ तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, नासिका, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बनाया जाता है, ये सारे प्रश्न यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो हम देखो ये और ये, तो ये इसमें 3, यहाँ जो 5 प्रश्न होंगे, इन 5 प्रश्नों में से निश्चित तौर पे 2 प्रश्न तो संज्ञा प्रकरण से होंगे। अब 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है वो आपका ज्यादातर अब से पहले का रिकॉर्ड रहा है, किसका रहा है, वाच्य परिवर्तन का। और अब जो आपके 1 + 2 3 और 2 प्रश्न आपके किसके रहे हैं, जो इनसे संबंधित हो सकते हैं। कौन कौन से, भाषा की शिक्षण विधियां, अब यहाँ पे व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद सब कुछ आ गया, उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो सकता है। शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत के कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं उनसे संबंधित प्रश्न हो सकता है। शिक्षण की अभिरुचि, संस्कृत शिक्षण की अभिरुचि कैसे उत्पन्न की जाती है, क्या क्या सोपान है, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी जो 3rd नंबर का चैप्टर है इससे संबंधित आएंगी। तो 15 नंबर का जो आपका चैप्टर है, इस 15 नंबर के चैप्टर में जो लगभग ऐसे मान सकते हैं कि 2 प्रश्न इसमें से भी शिक्षण विधियों के आ सकते हैं। और यद्यपि एवरेज तौर से देखा जाए तो हुआ भी यही है, या तो 17 प्रश्न व्याकरण के आए हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं 17 प्रश्न टीचिंग मेथड के आए हैं। मतलब 15-15 का एवरेज बताया गया है, लेकिन फिक्स 15 तो 15 कभी नहीं आता, या तो इसमें तो 1-2 माइनस होता है, या इसमें 1-2 माइनस होता है, तो इसमें माइनस होगा तो इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है, और इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है। ठीक है, इस आधार पे होगा। लेकिन एक तो यहाँ आपको क्या करना है, श्लोक मिलेगा, यहाँ जो 2 चीजें मिलेंगी, इसमें एक मिलेगा आपको पैराग्राफ और एक आपको मिलेगा श्लोक, जबकि उसमें ये भी पैराग्राफ है और दूसरा भी पैराग्राफ है, ये 2 अंतर है। यहाँ छंद मिलेंगे, वहां छंद नहीं मिलेंगे। यहाँ देखो प्रश्न निर्माण संबंधी कोई टॉपिक नहीं है, क्रियापद का चयन करो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है ना, वचन संबंधी कोई काम नहीं है। तो यहाँ जो है आपका नॉर्मल पेपर रहने वाला है, जबकि वहां पेपर थोड़ा सा टफ रहेगा। प्रश्न निर्माण के लिए आपको धातु रूप और शब्द रूप कंठस्थ याद होने चाहिए। का कहाँ पे लगता है, कह ये कहाँ पे लगता है, पुल्लिंग के साथ क्या होगा, स्त्रीलिंग के साथ क्या होगा, नपुंसकलिंग के साथ क्या होगा, तो वहां धातु रूप और शब्द रूपों का ज्यादा खेल है, जबकि यहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन में संधि समास प्रत्ययों का ज्यादा खेल दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन सा लेना है, जो आपकी पकड़ हो वो आप ले सकते हो। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः, वही बात है, सहस्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण के अधिगम के साधन, संस्कृत शिक्षण के संप्रेषण के साधन और संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न होंगे।
संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है ना, उससे संबंधित आपके प्रश्न हो सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्नाः। देखो संस्कृत के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न होंगे, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इनके प्रकार, मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण संबंधी प्रश्न आपके होंगे। तो ये एक बार एक सिलेबस को देख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों से निश्चित तौर पे प्रश्न आता ही आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वो चीजें भी स्पष्ट करेंगे जब हम क्लास शुरू करेंगे। एक बार ये जो ऑफिशियल आपका सिलेबस आया है इसको डिस्कस कर रहे हैं। अंतर क्या है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में? वहां पे क्रियापद का चयन, वहां पे प्रश्न निर्माण, ठीक है, ये टॉपिक ज्यादा है। वहां पे छंद नहीं है, यहाँ पे छंद भी है। यहाँ पे आपको वो छोटे छोटे जो प्रश्न निर्माण इत्यादि टॉपिक है वो नहीं करने, यहाँ पे डायरेक्ट ये काम करने हैं। लकार इत्यादि परिवर्तन जो है ये प्रश्न यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, है ना? तो जो माइनर अंतर है, एक तो छंदों का है और एक पद्य और गद्य का है। यहाँ एक श्लोक आएगा, वहाँ श्लोक नहीं मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लेवल फर्स्ट से बिलोंग करते हो तो आपको जो है भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत रखना है, इजी पेपर आएगा। जबकि भाषा फर्स्ट रखोगे आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ आप लगभग 15 भी नहीं तो ऐसे मानो आप 13 टॉपिक पढ़ करके संस्कृत को कवर कर लोगे, जबकि यहाँ आपको कम से कम 17 टॉपिक पढ़ोगे तो आपका संस्कृत कवर होगा, है ना? तो ये एक बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बात हो गई आपकी लेवल फर्स्ट की। अब लेवल फर्स्ट के बाद में हम चर्चा कर लेते हैं साथ ही में लेवल सेकंड की। लेकिन जो है लेवल सेकंड की चर्चा हम अगली क्लास में कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। धन्यवाद।